हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ राइजर डिज़ाइन। राइजर डिज़ाइन में जो अलग अलग 3 टाइप्स के मेथड का यूज़ किया जाता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे मॉडुलस मेथड ऑफ राइजर डिज़ाइन, उसके बाद हम देखेंगे केन्स मेथड और उसके बाद हम देखेंगे मॉडिफाइड केन्स मेथड, जिसे हम NRL मेथड या फिर शेप फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। तो उस 3 डिफरेंट टाइप के मेथड होंगे, उसे आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड एंड विच इज मॉडुलस मेथड। विच इज मॉडुलस मेथड। मॉडुलस मेथड। मॉडुलस, तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं, मॉडुलस इज नथिंग बट वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया। मॉडुलस इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया ऑफ दैट कास्टिंग और राइजर। अगर हम राइजर और कास्टिंग का वॉल्यूम टू सरफेस एरिया लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस मेथड स्टेट दैट मॉडुलस ऑफ राइजर is equal to 20% higher than modulus of casting। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने जो पीछे लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था solidification time of a riser should be greater than solidification time of a casting। तो यहाँ से हम solidification time को ले लेते थे मोड कांस्टेंट के वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ राइजर। अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे भी आएगा सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग के लिए मोड कांस्टेंट के वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे भी ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम टू सरफेस एरिया को डिफाइन करते हैं मॉडुलस, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया को हम डिफाइन करते हैं मॉडुलस, तो ये के से ये के यहाँ पे कट जाता है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर भी यहाँ पे कट जाएगा। वॉल्यूम टू सरफेस एरिया को हम ले रहे हैं मॉडुलस, तो यहाँ से भी हमें मिल जाता है मॉडुलस ऑफ राइजर इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। बट कितना ग्रेटर होगा ये हमें बोलता है मॉडुलस मेथड में एक स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन किया गया है कि इतना ये ग्रेटर होना चाहिए। तो उसने बोला था कि 20% ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडुलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू 20% ग्रेटर है मतलब 1.2 हो जाएगा। 20% ग्रेटर है मतलब 1.2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। तो मॉडुलस ऑफ राइजर is equal to 1.2 times of modulus of casting. This is a modulus method to derive equation for riser। अब इसमें आपको modulus of riser में इसमें वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ राइजर होगा is equal to 1.2 टाइम्स वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग होगा। तो यहाँ से आप वॉल्यूम टू सरफेस एरिया और मॉडुलस ऑफ राइजर निकाल सकते हो। कास्टिंग का वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपको पता होगा, जो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये वैल्यू आपको पता होगा, उसके 1.2 टाइम्स करोगे तो आपको यहाँ पे मॉडुलस मेथड से ये मॉडुलस ऑफ राइजर यहाँ से मिल जाता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड मेथड ऑफ राइजर डिजाइन विच इज केन्स मेथड। अब केन्स मेथड में एक रेशो हम डिफाइन करेंगे और उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग रेशो। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग रेशो। तो फ्रीजिंग रेशो इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ राइजर टू द मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। मॉडुलस ऑफ राइजर टू द मॉडुलस ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग रेशो। एक नया टर्म हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, फ्रीजिंग रेशो इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ राइजर टू द मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। अब मॉडुलस ऑफ राइजर को आप जानते हैं, लिख सकते हैं, हम अभी देखा था, मॉडुलस इज नथिंग बट वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। अब राइजर के लिए ले रहे तो मैं यहाँ पे राइजर ले रहा हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम टू सरफेस एरिया मॉडुलस ऑफ कास्टिंग है तो मैं यहाँ पे कास्टिंग के लिए ले रहा हूँ। अब आप जानते हैं, अभी हमने जो मॉडुलस मेथड देखा था उसमें भी मैंने लिखा था मॉडुलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू 1.2 मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। मतलब मॉडुलस ऑफ राइजर ग्रेटर है 20%
मॉडुलस ऑफ कास्टिंग से। अब हम ये भी जानते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। और यहाँ से हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ राइजर इज ग्रेटर देन होगा, तो ये जो वैल्यू होगा मॉडुलस ऑफ राइजर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा, मॉडुलस ऑफ राइजर इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ कास्टिंग है। मतलब ये जो रेशो आएगा, फ्रीजिंग रेशो जो आएगा, मॉडुलस ऑफ राइजर हमेशा ग्रेटर होगा कास्टिंग से, तो ये जो फ्रीजिंग रेशो आएगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑफ राइजर ऑलवेज ग्रेटर है मॉडुलस ऑफ कास्टिंग से, तो मॉडुलस ऑफ कास्टिंग के छोटा होने की वजह से ये जो रेशो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक ग्राफ निकाला हुआ है। अब एक्स एक्सिस में मैंने फ्रीजिंग रेशो लिया है और वाई एक्सिस में मैंने वाई को मैंने मान लिया है वॉल्यूम ऑफ राइजर टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। इसका जो रेशो होगा वो मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं फ्रीजिंग रेशो प्लॉट कर रहा हूँ। फ्रीजिंग रेशो क्या होता है ये ऊपर लिखा हुआ है। अब फ्रीजिंग रेशो जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होगा, फ्रीजिंग रेशो जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी होगा। तो यहाँ पे एक यूनिटी की मैंने एक लाइन निकाली हुई है जहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो फ्रीजिंग रेशो यहाँ से उधर ही जाएगा, 1 के इधर नहीं आएगा, इस साइड में नहीं आएगा क्योंकि वो 1 से लेस नहीं होता है, राइट। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया है उसे ही हम बोलते हैं केन्स मेथड। ये जो ग्राफ प्लॉट किया है उसे हम बोलते हैं केन्स मेथड। अब केन्स मेथड में आपको या तो फ्रीजिंग रेशो दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में, इसमें कुछ नहीं होता है, एक वैल्यू दिया होता है उससे आपको दूसरा वैल्यू निकालना होता है। अगर आपको फ्रीजिंग रेशो दिया हुआ होगा एग्जाम में तो मान लीजिए ये मैं एक्स एक्सिस पे फ्रीजिंग रेशो निकाल रहा हूँ, अगर आपको फ्रीजिंग रेशो 2 दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 यहाँ पे है, तो आप डायरेक्टली 2 पे एक लाइन निकालोगे हॉरिजॉन्टल, इस ग्राफ को जहाँ पे भी टच करेगी वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालोगे और ये इस वाई एक्सिस पे जहाँ कट करेगी वहाँ से आप y इज इक्वल टू हमारा वॉल्यूम ऑफ राइजर टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ राइजर निकाल सकते हो, यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ राइजर निकाल सकते हो। अगर वॉल्यूम ऑफ राइजर निकाला फिर हम यहाँ से पुट करके उसका फ्रीजिंग रेशो तो आपको पहले से ही पता है, वो निकालने की ज़रूरत नहीं, फिर भी यहाँ पे अगर कोई टर्म्स आपको निकालना है तो वो यहाँ पे पुट करके आप निकाल सकते हो, तो बहुत ईजी होता है। खाली इसमें 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंस है, वो है ये जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ का जो नेचर, ये जो कर्व है, इस कर्व का जो नेचर होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ये नेचर होता है। और सेकेंड, इस कर्व के उस साइड में जितने भी कास्टिंग्स होंगे वो साउंड कास्टिंग्स होंगे, मतलब गुड कास्टिंग होंगे। आपको जितने भी कास्टिंग्स प्रोड्यूस करना है वो इस कर्व के उस साइड में जितने भी पॉइंट होंगे वो आपके गुड कास्टिंग को इंडिकेट करेंगे। इस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो होंगे डिफेक्टिव कास्टिंग, वो हो गए डिफेक्टिव कास्टिंग, या इसे श्रिंकेज आ जाएंगे तो ये भी एक डिफेक्ट है, तो हम उससे भी बोल सकते हैं ये डिफेक्टिव कास्टिंग। इसके अंदर आएंगे तो डिफेक्टिव कास्टिंग, इस कर्व के बाहर जाएंगे तो गुड कास्टिंग। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का ये कर्व होता है। 3 पॉइंट यहाँ से आपको समझ में आ गए। डिजाइन ऑफ राइजर में थर्ड मेथड जो होता है वो होता है NRL मेथड, शेप फैक्टर मेथड, और इसे हम मॉडिफाइड केन मेथड के नाम से भी जानते हैं। NRL स्टैंड फॉर नेवल रिसर्च लैबोरेटरी मेथड, शेप फैक्टर मेथड और मॉडिफाइड केन्स मेथड। यहाँ पे सिर्फ ये जो हम नीचे यहाँ पे केन्स मेथड में यहाँ पे हम फ्रीजिंग रेशियो ले रहे थे, तो उस फ्रीजिंग रेशियो को हम रिप्लेस करके यहाँ पे ले लेते हैं शेप फैक्टर। फ्रीजिंग रेशियो को रिप्लेस करके हम वहाँ पे ले लेंगे शेप फैक्टर, बाकी सब चीज़ें कॉमन है, खाली हम यहाँ पे शेप फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि शेप फैक्टर क्या हो जाता है। शेप फैक्टर, ओके, तो शेप फैक्टर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका लेंथ प्लस विड्थ लेंगे ऊपर पे और नीचे हाइट लेंगे और उसका जो रेशियो मिलेगा उसे हम बोलेंगे शेप फैक्टर, और उसे प्लॉट करेंगे हम एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमने लिया है y इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइजर टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, बाकी सब कॉमन चीजें हैं। तो अब शेप फैक्टर इस
मेथड में हमें सेफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर एक बार आप सेफ फैक्टर जान लेंगे, अगर मान लीजिए आपका सेफ फैक्टर आ गया 4 और 4 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, तो फिर भी आप यहाँ से ऐसा एक लाइन निकाल के यहाँ पे जो कट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आएगा, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ राइजर निकाल सकते हो, राइट। तो ये चीजें हैं, आपको सिर्फ सेफ फैक्टर निकालना आना चाहिए। सेफ फैक्टर एक बार आ गया तो ये मेथड से आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी यही होता है, क के उस साइड में जो होगा वो साउंड कास्टिंग्स होंगे, गुड कास्टिंग्स होंगे। यहाँ से उस साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक गुड क्वालिटी दर्शाएंगे, और ये जो इस कर्व के इस साइड में जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे होंगे डिफेक्टिव कास्टिंग्स। तो हम ट्राई करेंगे कि कर्व के उस साइड में ही हमारा कास्टिंग लाई करे। तो सेफ फैक्टर में सेफ फैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट जो शेप कंसीडर करेंगे वो होगा क्यूबिक शेप। तो आप क्यूबिक शेप में जानते हैं लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ ए है, कोई कांस्टेंट है ए, क्योंकि ये तीनों बराबर हो जाते हैं और तीनों बराबर हो जाएंगे तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। तो ए प्लस ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्यूब के केस में शेप फैक्टर होता है 2। अगर कोई सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर की केस में लेंथ तो हो जाएगा सिलेंडर का एल, उसका विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर और हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर। तो ये होगा शेप फैक्टर फॉर अ सिलेंडर। अब कोई हमारे पास अगर स्लैब होगा तो स्लैब के केस में हमारे पास जो शेप फैक्टर हमें मिलेगा, तो स्लैब में लेंथ अलग होगा, विड्थ अलग होगा और हाइट अलग होगा। तो स्लैब के केस में हम ये निकाल सकते। फोर्थ, अगर कोई स्फीयर है हमारे पास, स्फेरिकल शेप है, तो उसमें उसका लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा, विड्थ इज इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा और हाइट इज इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d प्लस डी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी स्फेयर में भी शेप फैक्टर जो है वो 2 आता है। अगर शेप फैक्टर एक बार मिल गया तो उस शेप फैक्टर को करस्पॉन्डिंग हम उसका y का वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग दिस ग्राफ। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहता है, ऐसे बॉक्स होंगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा शेप फैक्टर और यहाँ पे लिखा होगा y इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई वी सी, ओके। और यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 और यहाँ पे इसके कुछ वैल्यूज होंगे ए बी सी डी, ओके। अब आपको अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन उसका शेप फैक्टर निकालना है। मान लीजिए आपका शेप फैक्टर 2 आ गया, तो 2 आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग वी आर डिवाइडेड बाय वी सी को आपको ये वैल्यू लेना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बहुत इजी मेथड होते हैं, खाली आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो वो आइडिया आज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।